गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने जो चैप्टर आपका शुरू किया था कार्बन और उसके यौगिक, उसके पार्ट 1 में हमने ये पढ़ लिया था कि एकलाबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध क्या होते हैं, आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का एक तरह से बेस है और आज उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मुख्य रूप से आयनिक आबंध जो होते हैं आपके, उनके गलनांक और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं, जबकि सहसंयोजी आबंध में ये क्या होते हैं, कम होते हैं। ये अंतर बच्चों पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनमें अंतर आणुक बल जो होता है वो अधिक होता है। अब ये अंतर है तो इसमें अंतर आणुक बल भी कम होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में ये विलयन के रूप में इस विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स, और ये बैड कंडक्टर्स। ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आयनिक आबंध जो है आप इससे पिछले चैप्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। छोटा छोटा पॉइंट वाइज आप याद करें चैप्टर्स को तो बहुत मुश्किल भी नहीं होगा आपको। तो ये क्विक रिवीजन भी है बच्चों आपके लिए एक तरह से। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बन के अपर रूप। अब अपर रूप क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपर रूप होते क्या हैं। ये वो संरचनाएं हैं जिसमें भौतिक अवस्था में तो जो तत्व है वो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई दे, पर रासायनिक रूप से वो समान होते हैं। जैसे कार्बन जो है आपको कई रूपों में दिखाई देगा, कोयला भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, सभी कार्बन के ही रूप हैं। तो भौतिक रूप में वो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन रासायनिक रूप से वो कार्बन ही है। तो मुख्य रूप से कार्बन के जो अपर रूप हैं वो क्या हैं, हीरा और ग्रेफाइट। इसको इस तरह से इसलिए लिखा है मैंने ताकि आप इसके अंतर को भी समझ सकें। हीरा जो है बच्चों एक कठोर संरचना है, जबकि ग्रेफाइट जो है हम कह सकते हैं कोमल संरचना है। क्यों कठोर है हीरा? इसमें जो है एक कार्बन जो है अणु वो अन्य तीनों स्थानों पर कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। यानी कार्बन की त्रिआयामी संरचना, त्रिआयामी यानी इसको आप आसान भाषा में 3D भी कह सकते हैं। त्रिआयामी संरचना के कारण इसके जो आबंध हैं, इसके जो ये आबंध हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और यही कारण है कि हीरा बहुत कठोर होता है। जबकि ग्रेफाइट की जो संरचना है वो कैसी है, षटकोणीय संरचना है कुछ इस तरह से, और इसको आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे।
तल पर, इसके बाद यहाँ पे नीचे दूसरा तल शुरू हो जाएगा, तो बीच में गैप है, यानी बहुत मजबूत संरचना ये नहीं है। और एक इसका जो आबंध है वो द्विआबंध भी है। इस संरचना को हम षटकोणीय संरचना कहते हैं। हीरा जानते ही हैं, बहुत मजबूत है, तो ये कांच वगैरह को काटने में काम आता है। जबकि ग्रेफाइट एक कोमल संरचना है, तो पेंसिल लेड जो है हमारी वो ग्रेफाइट की बनी हुई है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो आसानी से टूट सकती है। तो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ये दो जो हैं अपर रूप हैं। एक तीसरा अपर रूप जो है कार्बन का, वो भी है जिसमें कि कार्बन के जो अणु हैं वो एक फुटबॉल के रूप में, कार्बन 60 भी हम उसको कहते हैं, और उसका नाम है फुलेरिन। क्योंकि अमेरिकी आर्किटेक्ट थे बुकमिस्टर फुलेर, जिन्होंने इसको खोजा था, तो इसका नाम उन्हीं के नाम पे फुलेरिन रखा गया। तो इसमें जो है कार्बन के तत्व एक फुटबॉल जैसी संरचना में बने हुए हैं। इन तीनों का एक पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बच्चों हमारा कि कार्बन के यौगिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्यों हैं। क्या कारण है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक बनते हैं। मुख्य रूप से बच्चों दो कारण हैं, या उसके इतने सारी चीज़ों में कार्बन क्यों पाया जाता है। जो सर्वतोमुखी जो उसकी प्रकृति है कार्बन की, वो दो कारणों से है। पहला है बच्चों श्रृंखलन, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश में हम इसको कैटिनेशन कहते हैं। तो श्रृंखलन, जैसे आप समझ रहे हैं इस शब्द से ही, श्रृंखला बनाना। तो श्रृंखला बनाना, किसकी श्रृंखला है? कार्बन में एक क्षमता है बच्चों लंबी श्रृंखलाएं बनाने की। आप आगे इसी चैप्टर में भी देखेंगे, जैसे साबुन वगैरह में बहुत लंबी कार्बन श्रृंखलाएं हैं। तो कार्बन की वो क्षमता जिसमें कि वो आबंध बनाने की क्षमता रखता है और लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, उसके इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि कार्बन के बहुत ज़्यादा यौगिक बनते हैं। और इसी में ही दूसरा जो उसका गुण है कि कार्बन में एक क्षमता है कि वो एकल आबंध बना सकता है किसी के साथ। कल मैंने आपको बताए थे एकल आबंध, द्विआबंध बना सकता है, डबल बॉन्ड, और त्रिआबंध बना सकता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। इस तीनों तरह के आबंध कार्बन बना सकता है। जब कार्बन एकल आबंध बनाता है तो हम उसको संतृप्त यौगिक कहते हैं। जब कार्बन एकल आबंध बनाएगा तो हम उसको संतृप्त यौगिक कहते हैं, और जब द्विआबंध और त्रिआबंध बनाता है तो हम उसको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। श्रृंखलन मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता। उसके बाद कार्बन में ये भी क्षमता है कि वो एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध तीनों प्रकार के आबंध बना सकता है। जब एकल आबंध बनाएगा तो उसको हम संतृप्त यौगिक, इंग्लिश में हम उसको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, और इसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं।
दूसरा जो गुण है कार्बन में वो है इसकी संयोजकता का 4 होना, जिसे हम चतुसंयोजकता भी कहते हैं। कार्बन का जो दूसरा गुण है वो है संयोजकता, यानी इसकी संयोजकता होती है बच्चों इंग्लिश में वैलेंसी। तो इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है? 4। कल हमने पढ़ लिया था ये अच्छी तरह से कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इस कारण भी ये बहुत सारे अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसके बहुत अधिक यौगिक बनते हैं। तो ये 2 गुण हैं जिसके कारण बहुत सारे यौगिक इसके बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, उनको आप ध्यान से नोट करें और समझें। अगला है, हमने अभी पढ़ा संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक। संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक, तो बहुत इजी वे में मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये कैसे बनाता है, कैसे। तो सबसे पहले हम संतृप्त की बात करेंगे। तो संतृप्त यानी कि सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध जब होता है, एकल आबंध, तो हम उसको संतृप्त यौगिक कहते हैं। इसको हम सिंगल बॉन्ड या सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहेंगे। तो किस तरह बनाता है? अब देखिए, सबसे जो सरल एकल आबंध वाला कार्बन यौगिक है वो है बच्चों मीथेन। अभी हम सिर्फ संतृप्त यौगिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे सरल जो है वो है मीथेन। इनको याद करने का भी आपको एक सरल तरीका बताऊंगी मैं। तो मीथेन जो है, फॉर्मूला क्या है उसका? CH4। तो कार्बन जो है उसकी संयोजकता पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कल हमने ये बात भी कर ली थी कि ये जो एक लाइन है ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रही है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, इनके बीच में आपस में सहयोग या शेयरिंग होती है। तो सबसे सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है हमारा, हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। बायोगैस में गैस का मुख्य जो तत्व है, मुख्य जो यौगिक है वो है मीथेन। तो इसको हम, इसकी इस प्रकार से संरचना बनती है। अगर इसको हम और अधिक विस्तार पूर्वक बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? ये कार्बन के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर से ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि अगर पेपर में ऐसा कुछ आए कि संरचना बना के दिखाएं तो आप कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे। ये हो गया आपका मीथेन। अब यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि कार्बन की संख्या केवल 1 है। इसके बाद जो आएगा हमारा वो क्या है? देखिए, मीथेन के बाद अगला जो होगा जिसमें 2 कार्बन, अब कार्बन 2 है, हमने कार्बन की संयोजकता को हर बार पूरा करना है, यानी कि सब तरफ हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इसका नाम है बच्चों इथेन। हम एथेन भी बोल देते हैं इसको। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, C2, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए आप, 6 है, H6। नेक्स्ट जो होगा 3 कार्बन के साथ फिर से हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता को पूरा करें, हाइड्रोजन लगाते जाएं और संयोजकता को पूरा करें। और इसका नाम है बच्चों
प्रोपेन, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C3, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3 6 और 2 8। तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन। नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद एक बार मैं आपको इनके सबके नाम बता देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। 4 कार्बन की संरचना है हमारी। इस तरह से आप हाइड्रोजन लगा के इसकी संयोजकता को पूरा करेंगे और ये है आपका ब्यूटेन। इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन। फॉर्मूला होगा बच्चों इसका C4H10। नेक्स्ट है 5 कार्बन की संरचना, नाम है इसका पेंटेन। 6 कार्बन तक आपके सिलेबस में है 10th क्लास में। इसका नाम है पेंटेन, C5H12। ये था आपका ब्यूटेन। आप हिंदी इंग्लिश में कैसे भी इसको लिख सकते हैं, जहाँ भी जैसे भी आपको इजी लगे। इसका नाम है पेंटेन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6 कार्बन वाली संरचना, हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता को पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका हमारा C6H14 और इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्सेन। हेक्सेन हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये हमने एक पूरी श्रृंखला लिख ली बच्चों। 6 कार्बन तक अगर एकल आबंध बन रहे हैं तो वो संतृप्त यौगिक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है उनको। और इस पूरी श्रृंखला को हम एल्केन श्रृंखला कहते हैं। पूरी श्रृंखला को हम एल्केन श्रृंखला कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है उसको हम एल्केन श्रृंखला कहते हैं। ALKNE, एल्केन सीरीज। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस चैप्टर के लगभग हर टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। एल्केन श्रृंखला। तो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं हम इसको। पूरी श्रृंखला क्या बन गई हमारी? मीथेन, नेक्स्ट था ईथेन। देखो सब में एन आ रहा है और यहाँ भी आपका ANE ही है। नेक्स्ट है आपका प्रोपेन। आप मेरे साथ साथ बोल के भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेन, इसको आप इसी तरह ही याद करें। नेक्स्ट है बच्चों पेंटेन। नेक्स्ट है हेक्सेन। फॉर्मूला लिखते हैं इनके हम CH4, ये क्या था आपका C2H6, यहाँ था C3H। अब मैं आपको एक इसका जनरल फार्मूला भी बता देती हूँ, यहीं भी आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। CnH2n+2। n यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, किसी में भी आप इसको रख के देखिए। अब जैसे हम यहीं पे इसको रख के देखते हैं, C3 है हमारा तो n क्या हो गया? n के जगह आप क्या लिखेंगे? 3H, ये हो जाएगा आपका 6+2 यानी C3H8। ये फॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हो जाएगा आपका C4H, 8 और 2 10, C5H, यहाँ रखते जाएं और निकालते जाएं, 10 और 2 12, C6H14। तो देखिए यहाँ पर पूरी श्रृंखला में 2
तत्वों, दो यौगिकों के बीच में कितने का अंतर है? एक CH2 ग्रुप का अंतर है, एक CH2 ग्रुप का अंतर है। देखो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े। अगले में भी देखिए, हर एक में आपको इतने का अंतर मिल रहा है। इस तरह की श्रृंखला को हम समजातीय श्रेणी भी कहते हैं बच्चों, समजातीय श्रेणी या श्रृंखला कहते हैं। तो आपने ये भी टर्म याद रखनी है। पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एल्केन श्रृंखला, समजातीय श्रेणी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, कुछ भी। तो ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिससे आप, और इस सीरीज़ को एक बार ऐसे का ऐसे याद कर लें कि अगर एक कार्बन है मीथेन, 2 है ईथेन, 3 है प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे का चैप्टर। एक श्रृंखला को आप याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा आपके लिए लेंदी वीडियो हो जाएगी ये। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप कॉपी में इसको साथ साथ लिख के याद करें बच्चों, क्योंकि जो चीज़ें लिख कर याद की जाती हैं उनको लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा शेयर करें, जिससे कि सबको बेनिफिट हो सके। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स गोइंग ऑन। और आपकी जो भी समस्याएं हैं साइंस या इंग्लिश मैथ से रिलेटेड, आप वो कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।